तो दुनिया पर एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस जंगी ज्वाला को भड़काने की वजह है 6 किरदार, जिनके फैसलों से जुड़ी जानकारी हम आपको आगे देंगे। पहला किरदार है सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा, जिनके शासन में स्वेदा बारूदी जंग का मैदान बन चुका है। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं, रिहायशी इलाकों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। मंजर बेहद खौफनाक है। वही दूसरे किरदार ईरान के राष्ट्रपति खामनेई हैं, जिनकी देखरेख में एक बार फिर एटमी तैयारी शुरू करने की चर्चाएं हैं, जो जाहिर तौर पर इजराइल को पसंद नहीं आएगा। उधर ज़ेलेंस्की बेहद आक्रामक है। चौथे दिन सीधे मॉस्को पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में नजर अब बाकी के किरदारों पर देखना होगा कि वो क्या करने वाले हैं। जैसे ईरान की एटमी तैयारी के जवाब में नेतन्याहू तेहरान पर फिर हमला कर सकते हैं। पुतिन ऑपरेशन इंतकाम के जरिए मॉस्को पर हमले का जवाब दे सकते हैं। तो वही सुपर पावर अमेरिका से ट्रंप किसी भी वक्त बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो इन 6 किरदारों पर नजर रखनी होगी आपको। लेकिन शुरुआत पहले किरदार से, सीरिया से करते हैं। सीरिया में जंग की सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आ रही है। स्वेदा में सड़कों पर हुई है भीषण गोलीबारी। ड्रूज और बेदोइन लड़ाकों में सीधी जंग हुई है सीरिया में। स्वेदा में जंग की बेहद खौफनाक तस्वीर। ड्रूज को ढाल बनाकर हमले कर रहे हैं बेदोइन। और सीरिया के स्वेदा से बड़ी खबर है। सीरिया के स्वेदा में भीषण तबाही। स्वेदा में तबाही का एरियल वीडियो। खंडहर में तब्दील हुआ पूरा स्वेदा। और स्वेदा में सीरियाई सेना की तैनाती शुरू। युद्ध के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम। सीरिया के सूचना मंत्री ने जानकारी दी। कार्ड्स की धमकी के बाद दिखा एक्शन। एक और बड़ी खबर, स्वेदा में HTS लड़ाकों और ड्रूज में जंग तेज हो गई है। सड़कों पर भीषण गोलीबारी की तस्वीर सामने आई है। गोलीबारी की गूंज से दहल गया स्वेदा। और सीरिया के स्वेदा में जंग की नई तस्वीर सामने आई है। सड़कों पर हथियार लहराते दिखे लड़ाके। बंदूक लेकर नारेबाजी कर रहे हैं HTS के लड़ाके। स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, उसको पटरी से उतारने की ये चाल है। हो क्या रहा है? देखिए, सीरिया इस समय बहुत बड़े एक भीषण त्रासदी से गुजर रहा है। और उसका कारण ये भी है कि जब से अहमद अल शरा या HTS पावर में आई है, उनको ये शायद ये लगने लगा है कि हम पूरी दुनिया के समर्थन के साथ आए हैं, इसलिए अब हम सीरिया के शासक बन गए। लेकिन सीरिया में पहले से ही बहुत डिफरेंसेस हैं। दुरूज तो एक हैं ही, उसके अलावा अलावी, कुर्द, जो पुराने कुर्दों का एक शासन था सीरिया के एक पार्ट में, जो अमेरिकन समर्थित हैं, वो है। और उनको इस समय टर्की का सहयोग है, जो अहमद अल शरा का है। और टर्की इस समय बहुत बड़ी पावर बन के उभर के सामने आ रहा है। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इजराइल ने एक नया फ्रंट इसलिए भी खोला है क्योंकि उनको लगता है कि जो द्रूज, जो गोलान हाइट्स, जो सीरिया का पार्ट उन्होंने मिला लिया है अपने टेरिटरी में, और जो बाकी द्रूज बचे हैं उनको भी मिला लिया जाए किसी तरह, और भूमि एक तरह से बढ़ा ली जाए। जो बफर था उसका भी बफर बनाएंगे, और जो पहले बफर था उसको तो मिला ही लिया है। ठीक है। तो इस समय HTS के सामने, अहमद अल शरा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है
कि वो किस तरह अपने आप को जो डेवलपमेंट का मॉडल दिखा रहे थे सीरिया में बशर अल असद के बाद कि वो स्थापित करेंगे, वो कैसे हो। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं जो एटलीस्ट ग्राउंड पे तो अब तक नहीं दिख रहा है, जिससे लगता है कि सीरिया में शांति हो सकती थी। लेकिन इजराइल जो इस समय बेलगाम घूम रहा है वेस्ट एशिया में, वो शायद वहाँ शांति होने नहीं दे। और जिस तरह से आगे डेवलपमेंट्स भी होंगे उसमें अहमद अल शरा हमेशा डिफेंसिव पे रहेंगे। चलिए, अब अल शरा क्या करेंगे इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर है। पहली बार साझा अभ्यास करेंगे रूस और ईरान। कल से कैस्पियन सागर में अभ्यास 3 दिन चलेगा। अभ्यास का नाम है कैसर एक्स 2025। ईरानी नौसेना की उत्तरी फ्लीट की मेजबानी में यह अभ्यास होगा। समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह एक्सरसाइज किया जाएगा। तो कल से यह एक्सरसाइज शुरू हो रही है। और देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर ट्रंप ने एक नई धमकी दी है। एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के एटॉमिक ठिकानों को तबाह करेंगे, उनके न्यूक्लियर ठिकानों को छोड़ेंगे नहीं। एटॉमिक प्रोग्राम जारी तो ईरान पर हमला होगा। सीज फायर के बाद पहली बार ट्रंप ने चेतावनी दी है। तो खामनेई को ट्रंप की चेतावनी, इजराइल ईरान युद्ध कभी भी। ट्रंप ने क्या कहा जानिए। उन्होंने कहा कि एटमी प्रोग्राम फिर शुरू किया तो बुरा अंजाम होगा। कुछ भी करने से पहले पिछली स्ट्राइक याद करे ईरान। जरूरत पर ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी। इस बार हमला पिछली बार से भी ज्यादा घातक होगा। ईरान जो भी कर रहा है उस पर अमेरिका की नजर है। ट्रंप ने ईरान को धमकी क्यों दी? पहली वजह ईरान का एटमी प्रोग्राम फिर शुरू होने की खबर। दूसरी वजह ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की चर्चा। तीसरी वजह स्ट्राइक में एटमी ठिकानों को कम नुकसान की रिपोर्ट। तो ट्रंप की धमकी पर खामनेई का भी पलटवार आ गया है। खामनेई कह रहे हैं कि ईरान कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाला, पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब देगा ईरान। जनरल थाना, ये केवल बयानबाजी दिख रही है आपको, या आपको लगता है कि एक और दौर हम देखने वाले हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच किसी जंग का? अभी के हिसाब से तो ये बयानबाजी है, लेकिन जो कारण हैं जिससे पिछला दौर लड़ाई का हुआ था इन दोनों के बीच में, वो कारण अभी भी मौजूद हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाने का जो इरादा है उसने वो इरादा छोड़ा नहीं है। और ईरान की जो ताकत है न्यूक्लियर बम बनाने की, उसमें नुकसान हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है ताकत। जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास मौजूद है। और जो अमेरिकी बंकर बस्टर ने जो नुकसान किया, वो हालांकि ट्रंप बोलते रहे कि हमने बुरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन वो बम पहली बार इस्तेमाल हुए थे। किसी को नहीं पता कि वो उनका असर कितना ज़्यादा हुआ होगा। और ये बात जो अंदर घुसकर जो टनल्स के अंदर वहीं पर जाके पता चल सकती है, जहाँ तक अभी IAEA का कोई भी आदमी नहीं जा पाया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मान के चलिए कि अगर हमस ने इतनी ज़्यादा टनल्स बनाई थी तो ईरान ने भी न्यूक्लियर बम के लिए काफ़ी सारी टनल्स बनाई होंगी। और उनके पास भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ इस चीज़ का तोड़ जरूर होगा। और उन्हें भी अब अंदाज़ा लग गया है, क्योंकि एक राउंड हो चुका है बंकर बस्टर्स का, तो उन्हें अभी ये अंदाज़ा है कि अगला राउंड में क्या हो सकता है। और जहाँ तक बंकर बस्टर्स का सवाल है, अमेरिका के पास इससे ज़्यादा ताकतवर अंडरग्राउंड फायर करने के लिए और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि दोनों ही साइड अपनी तैयारियां करेंगी और तैयारी भी कर रही हैं। और दोनों ही साइड ये कोशिश करेंगी कि अगले राउंड में ये अपने वो किस तरीके से मजबूत हो पाएं। ठीक है। और इसी बीच स्वेदा में भीषण तबाही की तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाके में बर्बादी के निशान देखने को मिले हैं। लड़ाकों ने कार में आग लगा दी है। तो स्वेदा में भीषण तबाही की तस्वीर सामने आई और स्वेदा में मची भयानक तबाही। लड़ाकों ने इमारतों में आग लगाई। सड़कों पर उठता दिखा धुएं का गुबार। स्वेदा में ड्रूज लड़ाकों को भी कामयाबी मिली है। कुछ इलाकों पर फिर से ड्रूज का कब्जा हो गया है।
तो ड्रूज लड़ाके भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ये सीरिया और ईरान जुड़ा हुआ है क्या, आगे समझेंगे, क्योंकि देखिए ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की तैयारी सामने आई है। रूस पहुंचे ईरान के सेना प्रमुख मौसवी। अमेरिका और इजरायल को लेकर भी यहां चर्चा होगी। सीरिया युद्ध को लेकर बातचीत होगी। पर इजरायल के बड़े हमले का खतरा, इजरायल के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है ईरान ने। सीज फायर टूटा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईरान ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इजरायल पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर सीज फायर टूटा तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इजरायल से जंग के लिए ईरान की तैयारी समझिए आप। घेराबंदी और चेतावनी, रूस पहुंचे ईरान के आर्मी चीफ, दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री ने धमकी दी। एक तरफ इजरायल को लेकर रूस में चर्चा होगी, दूसरी तरफ चेतावनी इजरायल के ईरान के विदेश मंत्री ने दी है कि इजरायल हमला कर सकता है। एक तरफ पुतिन से गठजोड़ को मजबूत कर रहा है ईरान, दूसरी तरफ हमला होने पर बारूदी प्रहार का संकल्प लिया जा रहा है। एक तरफ सैन्य साझेदारी को नई ताकत दी जा रही है, दूसरी तरफ इजरायल पर भरोसा नहीं होने का ऐलान किया गया है। तो फिर प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये जो मैंने कहा था कि क्या सीरिया ईरान सब जुड़े हुए हैं, एक बार को सीरिया को रखते हैं साइड में, लेकिन ईरान और रूस के बीच जो हो रहा है, क्या ये तय है कि एक और जंग होगी, इसीलिए ईरान भी ज्यादा से ज्यादा रूस से हथियार, सैन्य सहायता सब पाने में एकदम लगा हुआ है? देखिए, इस समय जो युद्ध हुआ जो 12 दिन का चला, उसमें आपने देखा होगा कि रूस ने उनको आयुध नहीं दिया, उनको साजो सामान नहीं दिया जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। इसलिए शायद उनके जो संबंध थे वो पहले से अच्छे थे ही, लेकिन वो फिर से रीइंफोर्स करने के लिए सारे विजिट हो रहे हैं। और ईरान, मुझे लगता है ये अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट रहा है इजराइल और ईरान के बीच। जो भी वहां पर नुकसान हुआ, जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, उनके एनरिचमेंट यूनिट्स पे, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और अभी भी ईरान इस कैपेबिलिटी में है कि साल 2 साल बाद उसको और एनरिच करके बम की कैपेबिलिटी में ले आए, जो ईरान का ओरिजिनल इंटेंशन था। रूस इस समय बहुत क्रूशियल होगा 2 चीजों के लिए, एक तो जो उनको टेक्निकल सपोर्ट है और दूसरा उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए, जो ईरान अब तक देता आया है। और ईरान ने रूस को ज्यादा मदद किया, कई सारे ड्रोन जो दिए हैं वो उनके ओरिजिन के हैं, यानी दोनों का एक संबंध जो है वो बहुत क्लोज रहा है। शायद उसी को वो फिर से एनकैश करने गए हैं। और जो एयर डिफेंस आपने देखा था इस पूरे वॉर में, एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था, खासकर वेस्ट में और नॉर्थ में। उसके लिए भी मुझे लगता है बातें होंगी, लेकिन रूस इस समय अपने आप को डिफेंड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जाहिर है जिस तरह से वॉर चल रहा है। तो इस समय रूस कितनी उनकी मदद कर पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर से वो संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां उनको लॉसेज हुए हैं असले का या जिस चीज का, उसको वो फिर वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है वो ईरान और चीन का संबंध, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान अब तक ये मान रहा था कि चीन का इकोनॉमिक सपोर्ट ही करेगा, लेकिन जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, शायद वही ईरान चीन से भी अपेक्षा करेगा। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो अनरिजॉल्व्ड वॉर जिसको मैंने कहा बिटवीन इजराइल और ईरान, वो आगे चल के क्या शेप लेता है, क्या भीतरी कला होगी ईरान के अंदर, क्या वहां व्यवस्था परिवर्तन होगा। अगर वहां व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो वही ढाक के 3 पात होगा कि ईरान फिर से अपने आप को ऐसा, और जिस तरह के बयानात जो आप देख रहे हैं अब्बास अराक्ची या अन्य लोगों का, उसको तो देख के यही लग रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, बिल्कुल फिलहाल के लिए रुका है नहीं। और अराक्ची का सर, ट्रंप का बयान देखिए, उनसे बड़ा किरदार कौन है? ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम फिर से हमला करेंगे अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो, और ईरान साफ साफ कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम परमाणु बम बना के रहेंगे। तो क्लैश तो दोनों तरफ से दिख रहा है, क्लैश वाले बयान। लेकिन जंग की नई तस्वीर सामने आई है। ड्रूज बेदुइन लड़ाकों में सीधी लड़ाई वहां पर छिड़ गई। जंग के बाद इलाके में तबाही का मंजर छिड़ गया। और स्वेदा से अगली खबर है। स्वेदा में बेदुइन लड़ाकों पर ड्रूज लड़ाकों ने हमला कर दिया। वीडियो बना रहे एक शख्स को पैर में गोली लग गई। इस गोलीबारी में 10 बेदुइन लड़ाकों की मौत हुई है। और स्वेदा की ओर रवाना हुए लड़ाके, ड्रूज के खिलाफ बेदुइन की तैयारी। स्वेदा की ओर बेदुइन लड़ाके रवाना हुए। ड्रूज के खिलाफ बेदुइन लड़ाकों की तैयारी देखिए, कैसे ट्रक में भरकर ये बेदुइन लड़ाके जा रहे हैं स्वेदा की तरफ, ड्रूज लड़ाकों से दो हाथ करने।
और इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज की धमकी आई है। इजराइल काट्ज क्या कह रहे हैं? सीरिया के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं, यह कहा इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने। इजराइल पर हमला कर सकते हैं लड़ाके, गोलान हाइट्स पर हमलावरों की नजर है, स्वेदा में सीरियाई सेना नहीं जाने देंगे, यह कहा है काट्ज ने। तो सीरिया युद्ध और भड़केगा, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। काट्ज ने क्या कहा? स्वेदा में सीरियाई सेना नहीं घुसने देंगे, राष्ट्रपति शरा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, भविष्य में इजराइल पर हमला कर सकते हैं लड़ाके। बेदुइन लड़ाकों की नजर गोलान हाइट्स पर भी है, आने वाले दिनों में ड्रूज की मदद में और तेजी लाएंगे। तो फिर जनरल अस्थाना, ये जो सीरिया पर इजराइल जिस तरह से एक्टिव हो गया है, एक तरफ अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि ईरान से उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, ऐसा लगता है कभी भी ये जंग भड़क सकती है, और ये जानते हुए कि ईरान ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया था, फिर ये एक और फ्रंट खोल दिया इजराइल ने। देखिए, इजराइल की और स्पेशली नेतन्याहू की लीडरशिप में सबसे बड़ी मजबूरी इस समय नेतन्याहू की है कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, और उनके जो एक रिलीजियस पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी वो भी चली गई, तो अब बहुत ही मुश्किल से वो 2-4 सीट को ही उनको अभी इस समय बढ़त है उनकी गवर्नमेंट को रखने के लिए। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं कोई भी लड़ाई शुरू करता हूँ, लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, लड़ाई बंद हुई तो मेरी कुर्सी गई। एक प्रॉब्लम उनकी ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेटेजिकली इजराइल को ये लगता है कि सामरिक तौर पे कि अगर सीरिया डिस्टर्ब्ड रहता है, कमज़ोर रहता है, वो मेरे हक में है, और अगर ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और अल शरा एक बड़ी ताकत उभर के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि चाहे अमेरिका ने उसको गले लगा लिया हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उससे हाथ मिला लिया हो, लेकिन माना तो यही जाएगा कि वो पुराना अल कायदा का एक टेररिस्ट रहा है, और उस चीज़ को ध्यान रखते हुए और जितना जैसे जैसे इजराइल ने उसके एसेट्स के ऊपर नुकसान पहुंचाया, तो ऐसा नहीं है कि अल शरा जो है वो इजराइल की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं नज़र आता। तो इजराइल को ये लगता है कि आज नहीं तो कल ये सीरिया मेरे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, और इसीलिए उसने ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए। गोलन हाइट पर तो कब्जा उसका पहले ही था, उस इलाके को उसने और ज़्यादा आगे बढ़ाया, और बार बार वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से और ज़्यादा मैं जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो नई गवर्नमेंट है उसकी कैपेबिलिटीज को भी कमजोर करूं, और डिस्टरबेंस चलता रहे। ड्रूज की सपोर्ट वो पहले से भी करता रहा है, वो आगे भी करने की सोच रहा है, और ड्रूज के कुछ लोग गोलन हाइट्स में भी हैं, और कुछ लोगों को इजरायली सिटीजनशिप भी मिली हुई है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इजराइल का एक अपना कंपल्शन है इस चीज़ को, इस युद्ध को थोड़ा सा भड़काने में और इस को भड़काने में। इधर देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। उत्तरी स्वेदा में बेदोइन गिरोह के हमले का कहर, हजारों की संख्या में घर छोड़कर वहां से जा रहे हैं। उत्तरी स्वेदा में जंग से भीषण तबाही मची है, मोर्टार से ड्रूज लोगों के घरों पर अटैक किया है बेदोइन ने, और ये देखिए घरों का हाल क्या हो गया है इस अटैक के बाद, और इसीलिए घरों को छोड़कर लोग जा रहे हैं। गाड़ियां जली पड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ पर जली हुई एकदम काली काली आपको दिख रही हैं, घर काले काले जले हुए दिख रहे हैं आपको, और इन घरों को छोड़कर भाग गए लोग। और स्वेदा के इलाके में पहुंचे अल शरा के समर्थक लड़ाके, ड्रूज लड़ाकों को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी है। तो अल शरा के समर्थक लड़ाके भी स्वेदा में पहुंच गए हैं और ड्रूज लड़ाकों को हथियार छोड़ने की धमकी दी है इन लड़ाकों ने। और सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा का इजराइल पर हमला, स्वेदा के हालात के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है अल शरा ने। इजराइल की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, यह भी कहा है अल शरा ने। और स्वेदा में दोनों तरफ से बड़ा नुकसान, सीरियाई मानवाधिकार संगठन का दावा, मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा। स्वेदा में सड़कों पर दिख रहे हैं शव। तो ये सीरियाई मानवाधिकार संगठन का दावा है कि काफी लोगों की इस झड़प में, इस हिंसा में मौत हुई है, और सड़कों पर भी शव दिख रहे हैं वहां पर स्वेदा में। तो स्वेदा में क्यों नहीं रुक रहे हैं लड़ाके? खबर क्या है? दोनों पक्षों ने सीज फायर मानने से इनकार किया है। वजह क्या है? इजराइल की सुरक्षा, दक्षिणी सीरिया में द्रूज को सीरिया से अलग करना, द्रूज की स्वायत्तता से इजराइल को सुरक्षा मिलेगी। एचटीएस और इजराइल के बीच द्रूज बफर जोन का काम करेगा।
तहरीर अल शाम के कब्जे का इरादा। द्रूज वो इलाका है जहां एचटीएस का कब्जा नहीं है। द्रूज के विद्रोही संगठन एचटीएस को चुनौती दे रहे हैं। द्रूज के विद्रोही संगठनों को इजराइल का साथ है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है तुर्की की विस्तारवादी नीति। तुर्की एचटीएस के जरिए विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। उत्तरी और दक्षिणी सीरिया में विस्तार तुर्की की रणनीति है। दक्षिणी सीरिया में इजराइल से संघर्ष तुर्की के वर्चस्व को बढ़ाएगा। चौथी वजह, द्रूज की आजादी का मकसद। इजराइल के समर्थन से आजादी हासिल करना द्रूज का लक्ष्य है और इसीलिए वो अल शरा के शासन को मानने को तैयार नहीं है। अब प्रोफेसर अमिताभ सिंह, तो फिर क्या ये माने कि ये जैसा हमने अभी देखा था एक मिडिल ईस्ट में तो लंबा एक दौर अभी हम देख रहे हैं वॉर का, लेकिन क्या ये जो द्रूज को समर्थन दे रहा है इजराइल, अल शरा कभी ये मानेंगे कि उनके ही देश में एक ऐसा इलाका जहां दूसरे देश की सरकार चल रही हो या दूसरे देश की सरकार ना चल रही तो कम से कम उसका इतना प्रभुत्व हो कि उनकी सरकार का वहां पर कोई वहां प्रभाव ना हो, उनकी सरकार के को कोई मानने वाला ना हो? क्या अल शरा इस बात को मानेंगे? देखिए, आपने गौरव तीसरा जो एक प्रश्न उठाया था कि तुर्की का क्या रोल है इसमें। हाँ, तुर्की एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है, क्योंकि इस समय अगर वेस्ट एशिया में देखें तो पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल के सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं है। ईरान मटियामेट हो गया, सीरिया ख़त्म हो गया, इराक अब बिल्कुल उनके साथ है वेस्ट के साथ, या ईरान के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा दिख रहा है इस समय। अब बचा क्या? अब तुर्की, और तुर्की नेटो का सदस्य होते हुए भी इस अहमद अल शरा के सरकार में एचटीएस को बसाने में तुर्की का सबसे बड़ा रोल रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से, इंटेलिजेंस से या अदर चीज़ों से। लेकिन इस समय तुर्की की जो विस्तारवादी नीति दिख रही है वो एक्सपेंशनिज्म नहीं खोज रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कुर्दों का रोल मिनिमल हो, और इसीलिए उन्होंने अपने कुर्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। क्योंकि तुर्की को अब डर लग रहा है कि एचटीएस तो उनके साथ है ही तुर्की के, अब कहीं ये जितने भी कुर्द हैं वो अगर इजराइल के साथ हो गए तो एक नई अव्यवस्था शुरू होगी और इजराइल का अपर हैंड होगा। और इजराइल के इस समय जो नेता हैं बेंयामिन नेतन्याहू, या तो वो कोर्ट जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, और दोनों तरफ से उनकी बनी हुई है कि किसी भी तरह से वॉर को बढ़ाते रहा जाए, रुकने ना दिया है। चाहे वो वेस्ट बैंक हो, गजा हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो, सब जगह उन्होंने फ्रंट खोला हुआ है। उनको शायद ये नहीं लग रहा है कि वो अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरी अव्यवस्था कर रहे हैं वेस्ट एशिया में। जितने अहमद अल शरा रिस्पॉन्सिबल हैं द्रूज के लिए, उतने ही रिस्पॉन्सिबल अपने आप को इस समय बेंयामिन नेतन्याहू मानने लगे हैं। बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा द्रूज जितने भी इस समय लेबनान में, चाहे इजराइल में और सीरिया में हैं, वो सबको वो कह रहे हैं ये भाई हैं और ये साथ साथ आना चाहते हैं। यानी एक्सपेंशनिज्म जो है, विस्तारवाद जो है इजराइल का, अब वो लग रहा है कि सीरिया इस समय पूरी हालात वहां बिगड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर अधिकार जमा ले, जितने भी द्रूज बहुल क्षेत्र हैं उनको अपने राज्य का बफर स्टेट बना लें कि आने वाले समय में द्रूज को मिलाया जाए। और जहां तक एचटीएस का है वो एंटी माइनॉरिटी तो रहा ही। देखिए, अब जरा उस वॉर फ्रंट की बात करते हैं जो बहुत 3 साल से ज्यादा से भड़का हुआ है, और सबसे बड़ा जो वॉर फ्रंट है वो है मॉस्को, रूस और यूक्रेन। और मॉस्को पर यूक्रेन की एक बड़ी एयर स्ट्राइक की खबर है, अब इसकी बात करते हैं। मॉस्को के पास पूरी रात भीषण बमबारी हुई है। यूक्रेन की बमबारी में मॉस्को में बड़ी तबाही मची है। ये देखिए, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। और यूक्रेन के हमलों से दहला रूस का मॉस्को। यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को में तबाही मचाई है। हमले के बाद जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। अटैक से मॉस्को में बहुत दहशत फैल गई। हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमले के बाद एक इमारत में वहां आग लग गई। ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने मॉस्को में। Пиздец просто нахуй. Пиздец просто. तो ये विध्वंसक हमला है मॉस्को पर यूक्रेन का। ड्रोन अटैक से मॉस्को में तबाही मची है। हमले के बाद मॉस्को में भगदड़ मच गई।
यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को में मचाई भारी तबाही। ड्रोन हमले में 2 गाड़ियों में आग लग गई। तो मॉस्को पर लगातार 5वें दिन ड्रोन अटैक। रूस के कई और शहरों पर भी हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी बर्बादी हुई है। कहां हमले हुए? रूस के सैन्य ठिकानों पर, हथियार डिपो पर, एयरबेस पर, रिहायशी इलाकों पर। हमले में नुकसान कितना हुआ? इमारतों में आग लगी है, 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, 50 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी, वेपन डिपो में बड़ा धमाका हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा अटैक किया। जनरल अस्थाना, ये वॉर ट्रंप कह रहे थे, हालांकि वो जो कह रहे थे दुनिया ने देख लिया कि एक दिन में वॉर रुकती है क्या, लेकिन ये वॉर किधर जा रही है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? 3 साल से ये वॉर चल रही है। देखिए, अभी वॉर में थोड़ा सा जो उसके वॉर के समीकरण हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर के थोड़े से चेंज हुए हैं। क्योंकि पहले प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा अंदाज दिखा रहे थे कि नहीं, वो न्यूट्रल हैं और वो रूस से भी बात कर रहे हैं और वो यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं और यूक्रेन को भी वो बराबर का जिम्मेदार मान रहे थे लड़ाई के लिए। अब पिछले कुछ समय से, जब से ये नाटो समिट हुई है और समिट के बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले अल्टीमेटम दिया बार बार कि जी लड़ाई बंद करो दोनों साइड को, और रूस ने बिल्कुल ये साफ बता दिया कि भाई जब तक मेरे एम पूरे नहीं होंगे लड़ाई बंद नहीं होगी। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा है कि भाई मेरी वहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है और मेरे क्लेम्स जो हैं वो पुतिन मानने को तैयार नहीं है। तो उस हालत में उन्होंने अभी दूसरा पैंतरा लिया है कि अनाउंसमेंट कर दिया जी मैं पैट्रियट मिसाइल दे दूंगा नाटो को और नाटो अपनी तरफ से उनको दे दे पैट्रियट मिसाइल, यानी कि नाटो उनकी मदद करे और मैं नाटो की मदद करूंगा और पेमेंट करे नाटो। अब इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, हालांकि नाटो में सारे देश तैयार नहीं है पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि यूक्रेन को लग रहा है कि शायद अभी झुकाव मेरी तरफ है, पहली बात। और दूसरी बात, $500 मिलियन का एक पैकेज भी उनका पास हुआ है अभी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अमेरिकी पार्लियामेंट में। तो अब उसको लग रहा है कि मेरी मदद आएगी और उसका एमुनिशन मुझे मिलेगा और एयर डिफेंस भी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी मुताबिक जर्मनी भी काफी फेवरेबल लग रहा है। तो रूस का यूक्रेन का अभी थोड़ा सा मोराल हाई हुआ है। और इसी बीच अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में तो रूस ने हमले बहुत तेज कर दिए थे, तो अब उस तेज हमलों का वो जवाब दे रहा है और जवाब दे के वो भी अपने जितने भी उसको मदद करने वाले हैं उनको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मुझे हथियार दें और मेरी मदद करें तो मेरे अंदर जान अभी बाकी है और मैं रूस का जो है मुकाबला कर सकता हूं। ठीक है, इसी बीच देखिए यूक्रेन ने जो मॉस्को पर ड्रोन हमले किए थे उनमें से कुछ को नाकाम भी किया गया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया। और टारगेट पर पहुंचने से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया रूस ने। हवा में ही मार गिराया एक यूक्रेनी ड्रोन रूस ने। और रूस पर हमले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। रूस पर अटैक के लिए यूरोप ने तैयारी कर ली है। यूरोप के कई देश तैयारी कर रहे हैं रूस पर अटैक को लेकर। यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले की तैयारी। इटली के वॉर एक्सपर्ट फैब्रिजियो पोगी की यह चेतावनी है। Андрей! तो कुछ हमले नाकाम भी किए हैं रूस ने, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Андрюша будет. और यूरोप की बड़ी तैयारी, क्या रूस पर हमला होगा? खबर क्या है? यूरोपीय देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले की बड़ी तैयारी हो रही है। यूक्रेन की आड़ में अपना बदला चाहता है यूरोपियन यूनियन। इटली के वॉर एक्सपर्ट फैब्रिजियो पोगी ने यह कहा है। उनकी बड़ी बातें क्या हैं? ब्रसेल्स, वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस ने मिलकर योजना बनाई है। अपनी योजना को अंजाम के लिए कीव को मोहरा बनाया। यूरोप की योजना में ज़ेलेंस्की शामिल हो गए। युद्ध में युवा बुजुर्गों को झोंक दिया ज़ेलेंस्की ने, उन्हें मरवा रहे हैं। रूस की सीमा के पास नेटो की गतिविधियां चिंताजनक हैं।
तो प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये जो यहाँ पर ये इटली के जो ये वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये 3 साल बाद इनको पता चल रहा है कि यूरोप ने ये वॉर छिड़वाई। देखिए, ये जो वॉर है, अगर आप देखें, यूक्रेन तो एक मोहरा है। वॉर तो लड़ रहे हैं वेस्ट और मतलब आप यूरोप और अमेरिका ही, क्योंकि जिस स्थिति में यूक्रेन को आज आप पा रहे हैं वो उन्हीं का नतीजा है जो उन्होंने एड दिया था इतने दिनों तक, जो 1250 दिनों से ये युद्ध चला आ रहा है। और यूक्रेन बिना अमेरिका के, बिना यूरोप के तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आज भी ट्रंप उनको जो वेपन्स दे रहे हैं वो सारे डिफेंसिव वेपन्स हैं। अगर आप देखें तो ग्राउंड पर अभी भी रशिया हावी है, वो आगे ही बढ़ रहा है, भले ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन वो रुका नहीं है। किसी भी तरह रिसोर्सेज के मामले में यूरोप से किसी मामले में रशिया कम नहीं है। और अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं फेब्रिजियो पोगी, तो उनको शायद ये पता नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होगा। और ये इस आपके टीवी चैनल पे अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा था कि आइदर रशिया विंस और वर्ल्ड गोज। तो उसी कयामत की रात का शायद वो एहसास करा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो वेस्ट चाहता था और जो रशिया भी समझता है कि वो एक सामरिक हार चाह रहे थे, स्ट्रैटेजिक डिफीट चाह रहे थे रूस का, जिसमें वो संभव अब तक नहीं हो पाए हैं। और जिस तरह ट्रंप की ढुलमुल नीतियां रही हैं उसके लिए भी वो जिम्मेवार हैं। लेकिन देखना यह होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा कि किस तरह ये ऑन गोइंग वॉर, जो वॉर ऑफ एट्रिशन होता जा रहा है, उसमें यूक्रेन अपने आप को कितना बचा पाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में यूक्रेन की जितनी सेना है, अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रोफेशनल्स बच गए हैं, वॉर बचे नहीं हैं। जो वॉर फ्रंट के जो जितने भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें ज्यादा ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यानी वो भी डिफेंसिव इसमें है। उनकी ग्राउंड सेना उनको डिफेंड करने के लिए बहुत कम है, जो प्रोफेशनल सेना है। तो अब ड्रोन के सहारे, अब एयरक्राफ्ट और मिसाइल के सहारे तो आप ग्राउंड पर वॉर नहीं कर सकते। सर, वहां पर रूस हावी हो रहा है। देखिए, इसी बीच एक और विजुअल आया हमारे पास। रूस यूक्रेन में आमने सामने की गन फाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, वो अब आपको दिखाते हैं किस तरह से ग्राउंड पर जंग चल रही है, वो आप देखिए। और इसी बीच रूस की एक बड़ी तैयारी की खबर सामने आई है। अब तक के एक बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमला करेगा रूस। यूक्रेनी शहरों पर एक साथ 2000 ड्रोन से अटैक मुमकिन है और इन 2000 ड्रोन के अटैक को रोकना मुश्किल होगा। जर्मनी के मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने एक इंटरव्यू में यह कहा है। जनरल अस्थाना, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।